नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें तकरीबन हम लोगों ने बिल्कुल 4 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। जिसमें दोस्तों आपका जो हिंदी भाषा का क्लास है वो हो गया है, वर्ड विन्यास क्या होता है, वाक्य रचना क्या होती है और शब्द रचना क्या होती है, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़ ली हुई हैं। अगर आप उन वीडियो को ना देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में उन वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं वाक्य दोष के बारे में, क्योंकि यहाँ इस सेक्शन से भी आपके यूपी टेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पहले दोस्तों मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अगर हम वाक्य दोष से संबंधित बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राम ने रोटी खाया, और दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाता है कि राम ने रोटी खाई। तो कहीं ना कहीं अगर वाक्य दोष वाले सेक्शन आपके बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे कि इसमें सही वाक्य क्या होगा, यानी कि राम ने रोटी खाया ये सही होगा या फिर राम ने रोटी खाई ये सही होगा। और ये किस तरीके के दोष हैं इनको भी आपको समझना है, क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि राम ने रोटी खाया या फिर राम ने रोटी खाई, इसमें कौन सा दोष है। तो कहीं ना कहीं जो दोष के तीनों पॉइंट्स हैं वो आपके बिल्कुल याद नहीं रहेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा करके देख लीजिए, वहां आपको एक क्वेश्चन यहाँ इस सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आज की क्लास आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं बिल्कुल पेशेंस के साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए, तो अब आपके एक क्वेश्चन बिल्कुल 110% सही होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही विस्तार तरीके से मैं आपको वाक्य दोष बताने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आप चीजें देख लेते हैं तो आपको एक ही बार में चीजें समझ में आ जाने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर वाक्य दोष होता क्या है। दोस्तों बात करें वाक्य दोष के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखने के लिए कुछ दोष दिखाई देते हैं। हिंदी के संपूर्ण वाक्य दोषों को निम्नलिखित 3 रूपों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 3 रूप, इन्हीं 3 रूपों के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से पढ़ना है, चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर, तो आपका आ जाता है नंबर 1 पर पदक्रम संबंधी दोष। ये क्या होता है, जब मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि वो तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर 2 पर आपका आ जाता है परसर्ग संबंधी दोष, और नंबर 3 पर आपका जाता है द्विरिक्त संबंधी दोष। दो पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो तीसरा आपका ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से आप 2 पॉइंट्स अगर काट देते हैं तो तीसरा आपका ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों हम लोग विस्तार तरीके से नंबर 1 पर पदक्रम संबंधी दोष, यानी कि पदक्रम संबंधी दोष क्या होता है इसके बारे में बात करें। पदक्रम संबंधी दोष के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी वाक्य में पदों का क्रम क्या होना चाहिए, यानी कि अगर आप मान लीजिए हिंदी वाक्य को लिख रहे हैं तो उसके पदों का क्रम क्या होना चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझनी है, ये चीज़ें आपको जान करके चलनी है। क्योंकि अगर हिंदी वाक्य में पदों का क्रम क्या होना चाहिए ये आपको नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। उसी से संबंधित जो दोष होते हैं उन्हीं को पदक्रम संबंधित दोष कहते हैं, जिसका निराकरण आप इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप ये जान जाएंगे कि हिंदी वाक्य में पदों का क्रम क्या होना चाहिए, अगर उसका आप निराकरण कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब इसमें 3-4 पॉइंट्स आपको समझ करके चलना है, वही 3-4 पॉइंट्स आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नंबर 1 पर आपका जाता है कि हिंदी वाक्य में पदों का जो क्रम होता है वो कर्ता, कर्म और क्रिया होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो हिंदी वाक्य है उसमें पहले कर्ता आना चाहिए, उसके बाद कर्म आना चाहिए और उसके बाद आपका क्रिया आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे राम आम खाता है, यहाँ पर राम जो है वो कर्ता हो गया, आम जो है कर्म हो गया और खाता है क्रिया हो गई। यानी कि आप देख सकते हैं ना कि बिल्कुल सीक्वेंस बैठ रहा है कि राम आम खाता है, यानी कि पहले कर्ता आ गया, उसके बाद कर्म आ गया और उसके बाद क्रिया आ गई। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दे सकता है, ऐसे ही आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल दे देगा। और अगर मान लीजिए उसमें पहले कर्ता दे दिया, उसके बाद क्रिया दे दिया और उसके बाद कर्म दे दिया, तो जाहिर सी बात है वो आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने तो बिल्कुल पढ़ा है कि हिंदी वाक्य में पदों का जो क्रम होता है वो पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बाद में आप इसको देख लेंगे तो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। अगर ऐसे ही आप 4-5 एग्जाम्पल ले करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 2 पर आपका आ जाता है कि हिंदी वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया का जो विशेषण होता है वो हमेशा कर्ता कर्म और क्रिया से पहले आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए महाबली भीम, यानी कि भीम जो है आपका कर्ता है और उसके पहले यानी कि महाबली भीम, तो भीम की कहीं ना कहीं ये विशेषता बता रहा है कि भीम जो है वो क्या है, वो महाबली है, तो वो विशेषण हो गया। दैत्यराज हिडिंब, हिडिंब यहाँ पर कर्म आपका होगा और हिडिंब जो कर्म है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, दैत्यराज है वो, तो ये दैत्यराज भी आपका विशेषण हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पलट दिया, पटक दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं पटक दिया, पटक दिया कैसे पटक दिया, जोर से पटक दिया, तो जोर से पटकना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विशेषण हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्ता के पहले भी विशेषण आ गया, कर्म के पहले भी विशेषण आ गया और क्रिया के पहले भी विशेषण आ गया। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसे अगर सीक्वेंस में आपको जो प्रश्न है वो मिलते हैं तो आपके उत्तर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया कि भीम महाबली ने हिडिंब दैत्यराज को, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता कर्म और क्रिया के पहले विशेषण नहीं लग रहा है, यहाँ पर कर्ता कर्म और क्रिया के बाद जो है वो विशेषण लग रहा है। तो ये चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है। कभी कभी यहाँ पर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि दुष्ट छात्र को, ये नंबर 1 पर आ गया, ठीक है, समझदार अध्यापक ने, इसे आप नंबर 2 पर रख लीजिए, जोर जोर से नंबर 3 पर रख लीजिए, डंडे से 4 नंबर पर रख लीजिए और पीटा 5 नंबर पर रख लीजिए। यानी कि दुष्ट छात्र को समझदार अध्यापक ने जोर जोर से डंडे से पीटा, ये इसका शुद्धतम रूप नहीं है। इसका शुद्धतम रूप क्या होगा, इसको आपको समझ करके चलना है। इसका शुद्धतम रूप होगा समझदार अध्यापक ने दुष्ट छात्र को जोर जोर से डंडे से पीटा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जोर जोर से पीटा, ये जोर जोर आपका विशेषण है, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्रिया कर्म और कर्ता से पहले आना चाहिए। यही चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दी हैं। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल लेकर के अपने जो प्रैक्टिस है वो कर लेंगे तो आपके उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब दोस्तों नंबर 3 पर आपका आ जाता है कि यदि हिंदी वाक्य में कोई द्विरिक्त, द्वंद्व समासी या फिर समुच्चारित शब्द दिया हो तो इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं तो वह शब्द गलत माना जाएगा और जिस वाक्य में ऐसे शब्द का प्रयोग होगा वह वाक्य भी गलत माना जाएगा। यानी कि दोस्तों हम देखते होंगे कि हम लोग जब कोई भी चीज़ हिंदी में लिखते हैं तो जल्दबाजी में जो योजक चिन्ह होता है उसको नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं योजक चिन्ह का जो प्रयोग है वो बिल्कुल आपको करना चाहिए। ऐसी आपको आदत डालनी चाहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अब से आदत डालनी चाहिए। आप लोग अब से कितने लोग आदत डालेंगे ये चीज़ करने का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे दोस्तों यहाँ पर द्विरिक्त, अगर हम दोष की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे द्विरिक्त शब्द यानी कि शब्द जो है वो 2 बार आया हो, जैसे बार बार, धीरे धीरे, कभी कभी बार बार आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो आप योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आप जहाँ पर बार बार के बीच में योजक चिन्ह नहीं लगाते हैं वो भी आपका गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी वाक्य में इसको प्रयोग कर रहे हैं बार बार को और वहाँ पर आप योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो पूरा वाक्य ही गलत माना जाएगा। समुच्चारित क्या होता है इसके बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में पूरा डिटेल तरीके से बताया, तो अगर आपसे मैंने बोला कि अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पर मैं अब हर चीज़ का बिल्कुल एक्सप्लेन करते नहीं चलूँगा, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ों का बिल्कुल एक्सप्लेन करते चलूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो समुच्चारित शब्द क्या होता है इसको देखने के लिए आप पिछली वीडियो को देखिए। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। समुच्चारित शब्द जैसे आर पार हो गया, इधर उधर हो गया, इसमें भी आपका योजक चिन्ह होना चाहिए। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास आगे जब मैं समास की क्लास आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समास के बारे में डिटेल तरीके से चीज़ें बताऊंगा। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल तरीके से पूरी हिंदी की जो क्लास है वो आपको एक एक करके मिलने वाली है। द्वंद्व समास यानी कि माता पिता भाई बहन के बीच में भी आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना है, ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी। ये आपको वाक्य में बिल्कुल प्रयोग करके दे देगा, वहाँ पर आपको योजक चिन्ह नहीं लगेगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा वाक्य सही है। तो आप अगर ये चीज़ें पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो आपके उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि भिखारी जो है वो इधर उधर घूम रहा है,
अब दोस्तों यहाँ पर केवल अगर आप इस योजक चिन्ह को हटा दीजिए तो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि इस वाक्य में क्या गलत है, लेकिन अब आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ से योजक चिन्ह हटा देता है तो ये उत्तर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ऐसे ही आपसे क्वेश्चन फंसाने के लिए आपसे पूछेगा तो आपको योजक चिन्ह बिल्कुल ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए अगर ये चीज़ें पूछ लेती है कि भिखारी इधर उधर घूम रहा है तो आपको बिल्कुल योजक चिन्ह को तुरंत पकड़ना है और उत्तर को बिल्कुल गलत कर देना है कि इसमें योजक चिन्ह नहीं दिया है, तो ये उत्तर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगले नंबर पर दोस्तों देख सकते हैं कि यदि किसी कथन में योजक चिन्ह की अनिवार्यता हो, उसका प्रयोग न करने से शब्द का अर्थ बदल जाने का डर हो, तो ऐसी स्थिति में योजक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, नहीं तो वह शब्द गलत माना जाएगा। जैसे भू परिष्करण, भूकंप, हूबहू, तुझसा, भूगोल। बहुत से बच्चे ऐसे भूगोल लिख देते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे भूगोल लिख देते हैं, ये बिल्कुल आपका गलत है। आप लोग भी ऐसा लिखते हैं, कमेंट करके ईमानदारी से जरूर बताइएगा कि आज तक आप लोगों ने भूगोल को ऐसे ही लिखा हुआ है, जबकि भूगोल का जो शुद्धतम रूप होता है वो ये होता है कि भू और गोल के बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जापान में आज प्रातः भूकंप आया, ये देखिए बिल्कुल गलत वाक्य, और ऐसे ही आपसे पूछेगा और आप उत्तर सही करके आ जाएंगे कि ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि सही वाक्य इसका ये होगा कि भूकंप में जो योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आप सभी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि अब तक आप लोगों ने भूकंप कैसे लिख रहे थे। तो ये चीजें अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो और भी बच्चों को ये समझ में आएगा कि कितने बच्चे ये जो भूकंप शब्द है इसको आज तक गलत लिख रहे थे। चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं दोस्तों आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही वादा किया हुआ है कि मैं आपको हिंदी की जो क्लास है पूरी डिटेल तरीके से और सारी चीजें बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आप इस पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो आने वाले यूपी टेट एग्जाम में आपके कोई भी हिंदी से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ही विस्तार तरीके से मैंने यहाँ पर उन पॉइंट्स को ले आकर के रख दिया जो कि आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नंबर 2 पर आपका आ जाता है परसर्ग संबंधी दोष। यानी कि दोस्तों ये क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझे तो परसर्ग संबंधी दोष में परसर्ग का अर्थ होता है कारक चिन्ह। जो वाक्य दोष कारक चिन्हों से संबंधित होते हैं उन्हें हम परसर्ग संबंधी दोष कहते हैं, जिसका निराकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1 पर दोस्तों देख सकते हैं कि यदि कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार लगती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम करता है, उसके बाद जो है ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिया हमेशा जो है वो कर्म के अनुसार होगी। जैसे कि राम ने रोटी खाया, ये बिल्कुल गलत वाक्य होगा, जबकि इसका जो शुद्धतम रूप होगा वो क्या होगा, राम ने रोटी खाई। अब यहाँ पर देखिए शीला ने रोटी खाई, ये बिल्कुल गलत वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के बाद तुरंत ने का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि शीला ने खाना खाया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 एग्जाम्पल दे करके बहुत ही आपको चीज़ें डिटेल में बताने की कोशिश की है। 2 एग्जाम्पल आपका ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको सम्मिलित कर लिया। आप और भी एग्जाम्पल लेकर के अपना प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आ जाता है कि यदि कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग न हुआ हो तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा जो है वो कर्ता के अनुसार लगती है। यहाँ पर आपने देखा कि कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग है, लेकिन अब यहाँ पर आपको देखना है कि कर्ता के बाद अगर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है तो वाक्य के अंत में जो क्रिया है वो हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है। जैसे राम रोटी खाया, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। शीला खाना खाई, तो ये भी आपका शुद्ध रूप। यहाँ पर अब ये नहीं होगा कि राम रोटी खाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इन सब पॉइंट्स को आपको बिल्कुल याद करके रखना है, नोट डाउन करके रख लेना है। अगले नंबर पर दोस्तों देख सकते हैं कि यदि कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को चिन्ह का प्रयोग हुआ तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन की लगेगी, चाहे कर्ता और कर्म दोनों स्त्रीलिंग क्यों ही ना हो। तो ये चीज़ें आपको याद करके रखनी है, यही आपका बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है आपके फंसाने वाले यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। जैसे अगर इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपके और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे अध्यापिकाओं ने छात्राओं को भगाया, छात्राओं ने दुष्ट छात्रों को भगाया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि कर्ता और कर्म दोनों भले ही स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया के अंत में हमेशा जो है पुल्लिंग एक वचन ही लगती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, और आप ये एग्जाम्पल अगर याद करके रखते हैं तो आप उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आप इसका चाहें तो नोटबुक में सारी चीज़ें बिल्कुल नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी सेव रख कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ही काम आने वाली हैं। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें, यानी कि नंबर घ पर आप देख सकते हैं कि यदि किसी वाक्य में कर्ता
पुल्लिंग एक वचन का हो परंतु अपनों से बड़ों के संदर्भ में हो तो वहां वाक्य के अंत में हमेशा पुल्लिंग बहुवचन की लगेगी और सर्वनाम भी बहुवचन का लगेगा। जैसे आप मान लीजिए कि अगर कर्ता पुल्लिंग एक वचन का है, लेकिन मान लीजिए कि वहां पर अपने से बड़ों के लिए बात की जा रही है तो वहां पर जो है वो क्रिया जो है हमेशा पुल्लिंग बहुवचन की होगी। जैसे आज प्रातः नेताजी प्रयागराज आ रहे हैं, वे संगम भी जाएंगे। पिताजी आ रहे हैं, क्योंकि पिताजी यहाँ पर बड़े के सेंस में बात कर रहा है तो यहाँ पर पुल्लिंग हमेशा जो यहाँ पर क्रिया है हमेशा वो बहुवचन में प्रयोग होगी। पिताजी आ रहे हैं, यानी ये नहीं है कि पिताजी आ रहा है, ये बिल्कुल गलत वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग होगा, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। अब यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन आप देख लें, अगर यही चीज़ें मान लीजिए स्त्रीलिंग एक वचन का होगा और अपने से श्रेष्ठ लोगों के लिए होगा तो वहाँ भी आपका जो है वो बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे सुश्री मायावती जी दिल्ली जा रही हैं, वे सोनिया जी से भी मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपको बहुवचन का ही, ऐसा नहीं है कि सुश्री मायावती जी दिल्ली जा रहा है या जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कि सुश्री मायावती जी दिल्ली जा रही हैं, वे वहाँ सोनिया जी से भी मिलेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमेशा आपका बहुवचन का प्रयोग होगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, क्योंकि यहीं से आपके जो फंसाने वाले क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो कभी कभी हिंदी वाक्य में दो शब्द लगातार इस प्रकार आ जाते हैं, जैसे स्त्रीलिंग होगा और पुल्लिंग होगा। इसको अगर एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो आपकी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कर्ता एक साथ, तो वाक्य के अंत में क्रिया हमेशा जो है पुल्लिंग एक वचन की लगेगी। मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ जाता है, तो वहां पर जो उसका क्रिया है वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन की होगी। जैसे राम श्याम मोहन सीता गीता और संगीता सिनेमा जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जा रहे हैं का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर हमेशा क्रिया जो है वो पुल्लिंग बहुवचन की लगेगी। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। यहाँ पर एक वचन द्विवचन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हमेशा जो है पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग होगा। ये चीज़ें आपको याद करके रख लेनी है। दोस्तों यकीन मानिए आप द्विरिक्त संबंधी दोष यानी कि वाक्य दोष से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पर आपका हिंदी का सेक्शन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वाक्य दोष अगर आप मिस कर देते हैं तो आपके जो एक दो क्वेश्चन सही होने वाले हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे और आप इसी वजह से हर बार अपने यूपी टेट सीटेट एग्जाम भी फेल हो जाते हैं। तो अगर आप पेशेंस के साथ अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप यूपी टेट एग्जाम पास करने के लिए बहुत ही सीरियस है, और मैं कामना करता हूं, मैं दुआ करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल यूपी टेट जरूर पास हो जाए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे में आपको सफलता मिलनी ही चाहिए। अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर हम लोग बात करें यानी कि द्विरिक्त संबंधी दोष क्या होते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कभी कभी हिंदी वाक्य में दो शब्द लगातार इस प्रकार से आ जाते हैं कि उन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। ऐसी स्थिति में उन दोनों शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग करना उचित होता है, दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। अब चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, लेकिन अब इसके आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति दयनीय है, ये द्विरिक्त दोष है। क्यों द्विरिक्त दोष है? क्योंकि यहाँ पर या तो आप आज की प्रयोग कर लीजिए या फिर वर्तमान की प्रयोग कर लीजिए। आप दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं जो कि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ बता रही हैं, तो ये आपका जो है द्विरिक्त दोष में आ जाएगा। इसका सही रूप क्या होगा कि आज की जो राजनीतिक स्थिति है वो दयनीय है, या तो आप इसका प्रयोग कर लीजिए या फिर आप इसका कर लीजिए कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति दयनीय है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों या तो आप आज की ही प्रयोग कर लीजिए या फिर या वर्तमान की ही प्रयोग कर लीजिए। तो वर्तमान की राजनीतिक स्थिति दयनीय है, या तो आप ये यूज कर लीजिए या फिर आज की राजनीतिक स्थिति दयनीय है ये यूज कर लीजिए। तो यही आपका बिल्कुल सही रूप हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जब यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले ही लिए हैं तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर उन एग्जाम्पल को लिया है जो कि आपके जो यूपी टेट एग्जाम है उसमें बार बार पूछे जाते हैं। जैसे प्रातःकाल का समय लाभप्रद होता है, ये द्विरिक्त दोष के अंतर्गत दोस्तों वाक्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप या तो प्रातःकाल प्रयोग कर लीजिए या फिर समय प्रयोग कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि या तो आप प्रातःकाल का कर लीजिए प्रयोग कि प्रातःकाल लाभप्रद होता है, या फिर आप ये प्रयोग कर लीजिए कि प्रातः समय लाभप्रद। अब आप प्रातःकाल का समय भी मतलब सब कुछ इसमें यूज कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये द्विरिक्त दोष के अंतर्गत आ जाएगा।
अगला आप एग्जाम्पल देखेंगे कि आप लोग समय का अच्छा सदुपयोग करें। अब यहाँ पर आप ये बोल दीजिए कि आप लोग समय का अच्छा उपयोग करें, या फिर आप कह दीजिए कि अच्छा सदुपयोग, या फिर आप कह बोल दीजिए कि आप लोग समय का सदुपयोग करें। दोनों में से एक ही चीज़ आप प्रयोग करिए। अगर आप दोनों में से दोनों चीज़ प्रयोग कर लेते हो तो कहीं ना कहीं ये द्विरुक्त दोष के अंतर्गत आ जाएगा। राधा बहुत अधिक सुंदर है, अब यहाँ पर ये भी आपका द्विरुक्त दोष के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप या तो बोल दीजिए कि राधा बहुत सुंदर है, या फिर आप बोल दीजिए कि राधा अधिक सुंदर है, या फिर आप बोल दीजिए राधा अधिक सुंदर थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आपको दो चीज़ें बिल्कुल एक वाक्य में प्रयोग नहीं करना, नहीं तो वो आपका द्विरुक्त देश के अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है आपको बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ इस सेक्शन से आपके यूपी टेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं। यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए, या फिर आप जब यूपी टेट एग्जाम दे देंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ से इस सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।